Hello everyone, this is Neha Maurya and welcome back to our online platform of Agarwal classes. फास्ट रिवीजन शुरू हो चुकी है और हमने इसमें पहले 2 चैप्टर ख़त्म भी कर दिए हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्लान किंगडम और हम कोशिश करेंगे कि हम इसे बहुत जल्दी ख़त्म करें और सारे पॉइंट्स कवर करें। तो देखो, प्लान किंगडम में हम जो प्लांट पढ़ते हैं वो उनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के हिसाब से पढ़ते हैं। ये है उनका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, जिसे फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। तो प्लांट किंगडम में हम जितने भी प्लांट पढ़ेंगे वो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के बेस पर होगा। इसमें हम पढ़ने वाले हैं एल्गे। हम ध्यान देंगे एल्गे के ऊपर। देन एल्गे के बाद, एल्गे जो है ना वो इवॉल्व होकर ब्रायोफाइट बने थे। तो पहले हम एल्गे पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम बात करेंगे ब्रायोफाइट की, क्योंकि एल्गे इवॉल्व होकर क्या बने थे हमारे ब्रायोफाइट्स। देन ब्रायोफाइट्स इवॉल्व होकर बने थे टेरिडोफाइट्स। देन टेरिडोफाइट्स इवॉल्व हुए और बना जिम्नोस्पर्म। एंड जिम्नोस्पर्म से अल्टीमेटली बने एंजियोस्पर्म्स। और इसी ऑर्डर में हमें इन्हें पढ़ना भी है। तो पहले एल्गे आया अर्थ के ऊपर, देन एल्गे में बहुत सारे चेंजेस होते होते इवोल्यूशन हुआ, देन ब्रायोफाइट्स बने, ब्रायोफाइट्स में इवोल्यूशन होते होते टेरिडोफाइट्स बने, देन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। आज अपने आप सराउंडिंग में जितने भी प्लांट्स देखते हो मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म होते हैं, क्योंकि आज का जो क्लाइमेट है, आज का जो कंडीशन है वो एंजियोस्पर्म के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। जब डायनासॉर्स थे उस टाइम पे उनका जो क्लाइमेट था वो जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल था। तो उस टाइम पे जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट अर्थ के ऊपर डोमिनेट करते थे। लेकिन आज ह्यूमन के बाद अगर अर्थ के ऊपर कोई डोमिनेट करता है तो वो होते हैं एंजियोस्पर्म, बिकॉज आज का जो एनवायरनमेंट है वो एंजियोस्पर्म के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। बट शुरू हम सबसे पहले क्या करेंगे, एल्गे से, जो बेसिक सिंपल सा प्लांट बॉडी है। सो चलो हम यहाँ पे डिटेल में लिख लेंगे कि प्लांट किंगडम इज डिवाइड, प्लांट किंगडम एक्चुअली से हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स। इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स। ये क्या है देखो, क्रिप्टोगैम्स के अंदर हमारे जो शुरू के 3 प्लांट हैं, जैसे कि एल्गे, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स आते हैं। इसके अंदर आएंगे हमारे एल्गे, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसका माइंड मैप बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम प्लांट किंगडम का छोटा सा माइंड मैप बना लेंगे, ताकि हमें एक आइडिया मिल जाए कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। तो क्रिप्टोगैम्स के अंदर एल्गे, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट्स आएंगे, एंड फेनेरोगैम्स के अंदर आते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एंड एंजियोस्पर्म एंड अगेन एंजियोस्पर्म में आगे जाके 2 डिवीजन हो गए, डाइकॉट और मोनोकॉट। अगर मैं डाइकॉट और मोनोकॉट का एग्जांपल दूं तो पी मटर डाइकॉट है, उसमें आप देखोगे 2 कॉटलीडॉन्स होते हैं, उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। और मोनोकॉट के लिए राइस है, मेज़ है, सिर्फ सिंगल ग्रेन होता है उसमें, तो कोई कॉटलीडॉन, एक ही कॉटलीडॉन होता है, वो सिंगल ग्रेन। सो डाइकॉट में आपकी पी, राजमा, ये सारे आ जाएंगे, मोनोकॉट में राइस, व्हीट, ये सारे आपके मोनोकॉट में आ जाएंगे। तो ये सिंपल सा मेमोरी मैप है। अब क्रिप्टोगैम्स का मतलब क्या होता है? क्रिप्टोगैम्स का मतलब होता है जिन प्लांट्स के अंदर सीड प्रोड्यूस नहीं होता, दे प्रोड्यूस स्पोर। तो क्रिप्टोगैम्स आर स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट। सो वी कैन राइट हियर दे आर स्पोर प्रोड्यूसिंग, they do not produce seed. And what are phanerogams? They produce seed. So seed producing, they are seed producing.
ओके, आगे अब एल्गे जो होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखो एल्गे जो है स्पोर प्रोड्यूस करता है, लेकिन इसे थैलोफाइटा के अंदर ही आता है। थैलोफाइटा के अंदर एल्गे आएगा पर ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइट्स नहीं आते। ऐसा क्यों होता है? देखो एल्गे की जो बॉडी है उसको हम किसी भी पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। एल्गे की जो बॉडी ना हम उसे रूट में डिवाइड कर सकते हैं, ना शूट में, ना उसमें लीफ होता है, ना कुछ भी नहीं होता। तो जिस प्लांट की बॉडी को हम किसी भी पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, ऐसे प्लांट को कहा जाता है थैलोफाइटा। तो एल्गे कम्स अंदर थैलोफाइटा। सो वी कैन राइट हियर इट कम्स अंडर Thallophyta. Why? Because body is not differentiated into root, stem और leaves. Then they don't have vascular bundle. उनके पास xylem और phloem नहीं होता, तो vascular bundle is absent. पहली बात, वैस्कुलर बंडल के अंदर मेजरली हम किसकी बात करते हैं? xylem और phloem की। ओके, अब जो एल्गे है वो सबस्ट्रेटम से बहुत चिपका हुआ होता है। इतना छोटा सा ही एल्गे एकदम चिपका हुआ होता है। तो xylem और phloem का काम क्या होता है? वाटर एंड फूड का कंडक्शन करवाना। तो अगर कोई प्लांट बहुत बड़ा है तो वाटर एंड फूड का कंडक्शन करने के लिए उन्हें xylem एंड phloem की ज़रूरत पड़ेगी। दैट्स ईजी, वो समझ में आता है। लेकिन एक प्लांट बहुत छोटा है जो सबस्ट्रेटम से चिपका हुआ है, तो उसके जो रूट्स है, जो राइजोइड्स है, वही वाटर उसके पास पहुँचा देंगे, क्योंकि वो एकदम थैलस से चिपका हुआ है। तो वहाँ पर किसी भी xylem एंड phloem की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए एल्गे के पास xylem एंड phloem नहीं होते और उनकी जो बॉडी वो डिफ्रेंशिएटेड भी नहीं होती। अब ब्रायोफाइटा में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएटेड आ जाता है, जैसे फूड सीटा कैप्सूल, हम चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, बट वो भी छोटे ही होते हैं, तो इनके पास भी वैस्कुलर बंडल नहीं होता। तो बॉडी इज़ डिफ्रेंशिएटेड, but again vascular bundles are absent. Now let's talk about pteridophyte. टेरिडोफाइट को कहा जाता है वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। टेरिडोफाइट ऐसा पहला प्लांट था, ऐसा पहला एक्चुअली प्लांट था जो जिसके अंदर वैस्कुलर बंडल्स आए थे। तो टेरिडोफाइट क्वाइट दे आर हाइटेड ऑल्सो एंड दे ऑल्सो हैव वैस्कुलर बंडल्स, सो दे आर vascular cryptogams. That means vascular bundles are present. Okay. जिम्नोस्पर्म की बात करें तो ऑब्वियसली जिम्नोस्पर्म में भी वैस्कुलर बंडल होता है। हमें पता है कि जिम्नोस्पर्म कितने बड़े हैं। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आते हैं हायर प्लांट्स के अंदर, बिकॉज दे आर मोर डेवलप एंड दे हैव मोर थिंग्स एज कम्पेयर टू क्रिप्टोगैम्स। तो जिम्नोस्पर्म्स दे ऑल्सो शोज प्रेजेंस ऑफ वैस्कुलर बंडल, सो वैस्कुलर बंडल इज प्रेजेंट। बट यहाँ पे जो फ्रूट होता है, दैट फ्रूट जो होता है वो प्रॉपरली हम अब होता ही नहीं, हम कह सकते हैं, सिर्फ इनके पास सीड होता है। तो दे हैव नेकेड सीड। जनरली सीड्स आर एनक्लोज्ड इन अ फूड, राइट, बट यहाँ पर जो सीड होते हैं उस तरह से एक्सपोज्ड होते हैं। तो आप जिम्नोस्पर्म के ऊपर जो भी स्ट्रक्चर्स देखते हो दे आर एक्चुअली सीड, सो दे हैव नेकेड सीड। बट अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें, चाहे वो डाइकॉट हो या मोनोकॉट हो, उनका जो सीड होता है वो प्रॉपरली एक कवर के अंदर एनक्लोज्ड होता है और ऑब्वियसली उनके पास भी वैस्कुलर बंडल एब्सेंट होता है, तो प्रेजेंट होता है, सॉरी, तो दे शो प्रेजेंस ऑफ वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट and seed is enclosed inside the ovary or fruit. तो अगर आपको क्रिप्टोग्राम में क्रिप्टोग्राम्स के अंदर डिफ्रेंशिएट करना होगा तो कैसे करोगे? एल्गे थैलोफाइटा है, ब्रायोफाइट के पास डिफ्रेंशिएशन है, इनके बीच में डिफ्रेंशिएशन हो गया। टेरिडोफाइट जो है उसके पास वैस्कुलर बंडल होता है, लेकिन फिर भी वो क्रिप्टोग्राम से बाकी एल्गे ब्रायोफाइट में नहीं होते। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि एक का जो सीड है वो नेकेड है और एक का जो सीड है वो एनक्लोज्ड है ओवरी के अंदर। तो ये बेसिक माइंड मैप हो गया। अब हम इनके बारे में थोड़ा सा और अब एल्गे के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो जो एल्गे का ग्रुप है इट इज़ डिवाइडेड इनटू व्हाट वी कैन से
3 classes. Okay, तो let's talk about algae. बट एल्गे समझने से पहले ही हम पहले थोड़ा स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में एक जनरली बच्चों को क्या कन्फ्यूजन होता है कि व्हाट इज़ स्पोरोफाइट एंड व्हाट इज़ गैमेटोफाइट. और इसमें एक और टॉपिक है जो है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, तो जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और उसके लिए आपको स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट के बीच का मतलब समझ में आना बहुत ज़रूरी है. तो पहले हम बात करते हैं स्पोरोफाइट की. देखो, स्पोरोफाइट इज़ अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर. कहीं पर भी स्पोरोफाइट की अगर बात आएगी तो वो हमेशा डिप्लॉयड होगा. तो स्पोरोफाइट इज डिप्लॉयड स्ट्रक्चर. ओके, और स्पोरोफाइट अगर वर्ड को मैं तोड़ूँ तो इसका मतलब क्या होता है कि स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर. तो एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके ऊपर स्पोर्स आने वाले हैं. तो स्पोरोफाइट का जो लिटरल मीनिंग होगा वो होगा स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर. तो स्पोरोफाइट इज अ स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर. अब इस स्पोरोफाइट के अंदर हम स्पोरोफाइट से क्या बनता है, गैमेटोफाइट बनता है. तो स्पोरोफाइट से हम गैमेटोफाइट बना सकते हैं. अब गैमेटोफाइट कैसे बनेगा? जो गैमेटोफाइट होता है वो एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है. जब भी स्पोरोफाइट का नाम आए तो वो डिप्लॉइड और गैमेटोफाइट का नाम आए तो वो हैप्लॉइड. ये याद रखना है. तो गैमेटोफाइट इज हैप्लॉइड स्ट्रक्चर. और अगर गैमेटोफाइट वर्ड को तोड़े तो इसका लिटरल मीनिंग क्या होगा? गैमेट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर. ओके, तो गैमेटोफाइट्स आर गैमेट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर. देखो, स्पोरोफाइट के अंदर जो स्पोर्स बनते हैं वो कैसे बनेंगे? मियोसिस से. और उन स्पोर से जनरली क्या बनेगा? गैमेटोफाइट. और गैमेटोफाइट के अंदर अगर माइटोसिस होगा तो गैमेट बनते हैं. तो ये बीच बीच के स्टेप्स हैं जो हमें याद रखने चाहिए. बट मेजरली हमें क्या याद रखना चाहिए कि स्पोरोफाइट हमेशा डिप्लॉयड होगा, गैमेटोफाइट हमेशा हैप्लॉयड होगा. स्पोरोफाइट से हमेशा स्पोर्स बनेंगे और गैमेटोफाइट से हमेशा गैमेट बनेंगे. स्पोरोफाइट में हमेशा मियोसिस होगा क्योंकि वो डिप्लॉयड है. अब गैमेटोफाइट में तो कभी मियोसिस हो ही नहीं सकता, हैप्लॉयड है, तो हैप्लॉयड चीज़ में मियोसिस होता ही नहीं है. तो हैप्लॉयड चीज़ में हमेशा क्या होगा? माइटोसिस. तो स्पोरोफाइट में हमेशा मियोसिस होगा. और गैमेटोफाइट में हम माइटोसिस करेंगे और माइटोसिस करके क्या बना सकते हैं? गैमेट्स. अगर ये बात आपको समझ में आ गई अब तक के लिए तो हम आगे बढ़ सकते हैं. अब बस इतना ही कहा है मैंने. मतलब पहले हमने क्या किया, एल्गे को क्लासीफाई किया या पूरे प्लांट किंगडम को प्रॉपरली फाइलोजेनेटिकली वाइज क्लासीफाई किया. फिर हमने स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट का मतलब समझा कि स्पोरोफाइट हमेशा डिप्लॉयड होगा, दैट मीन्स उसके अंदर हमेशा 2 सेट के क्रोमोसोम के 2 सेट होंगे. और गैमेटोफाइट हमेशा हैप्लॉयड होगा, उसके अंदर क्रोमोसोम के 1 सेट होंगे. स्पोरोफाइट में हमेशा मियोसिस की जाएगी गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करने के लिए, एंड गैमेटोफाइट में माइटोसिस करेंगे हम गैमेट प्रोड्यूस करने के लिए. ठीक है, एक्चुअली डायरेक्टली स्पोरोफाइट में मियोसिस नहीं होता, स्पोरोफाइट में माइटोसिस और सारी चीज़ें होती है. बट दिस इज बेसिक सिंपल स्टेप. ओके, आगे बढ़ते हैं हम. अब हम एल्गे के बारे में बात करेंगे. तो देखो, एल्गे को ना हमने 3 क्लास में डिवाइड कर दिया है डिपेंडिंग ऑन पिगमेंट्स. इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस. पहला है क्लोरोफाइसी, then we have Phaeophyceae, एंड एंड में हम पढ़ेंगे Rhodophyceae. अब देखो, क्लोरोफाइसी, Phaeophyceae, Rhodophyceae, इसमें से सबसे पहले कौन आया? अगर अर्थ पे सबसे प्रिमिटिव कौन है या सबसे पहले कौन आया तो वो रोडोफाइसी आया है. फिर रोडोफाइसी, फियोफाइसिया एंड फियोफाइसी से क्लोरोफाइसी. ऐसा क्यों हुआ? इनके पिगमेंट ऐसे क्यों हैं, इनके नाम ऐसे क्यों हैं? तो इनके नाम जो है इट इज़ बेस्ड ऑन द पिगमेंट. ओके, तो इट इज़ क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन द पिगमेंट. तो हम लिख देते हैं क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन द पिगमेंट. is based on the
पिगमेंट, कैसे कैसे पिगमेंट है या ये किस कलर के दिखते हैं। तो सबसे पहले जो एल्गे है ना वो ओशन के, तुम समझ सकते हो, बेड पर है, ओशन के एकदम नीचे, तो वहाँ पर सनलाइट बहुत कम जाती थी, तो उन्होंने कुछ ऐसे पिगमेंट डेवलप किए जो कम सनलाइट में भी फोटोसिंथेसिस कर सकें, तो वो थोड़े रेड कलर के दिखते थे, तो ऐसे एल्गे को रोडोफाइसी कहा गया। फिर अब एल्गे धीरे धीरे ऊपर क्लाइंब करने लगे, तो वो थोड़े से ऊपर आ गए, तो वहाँ पर भी सनलाइट आती थी पर इतनी पेनिट्रेट नहीं होती थी, तो उन्होंने कुछ ऐसे पिगमेंट जनरेट किए जो उतनी सी सनलाइट में भी फोटोसिंथेसिस कर सके और वो थोड़े से ब्राउन कलर के दिखते थे। अब जो एल्गे वो पूरे ऊपर आ गए, ओशन के ऊपर, अब वहाँ पर तो पूरी अच्छी तरीके से सनलाइट आती है, तो वहाँ के जो एल्गे है वो ग्रीन कलर के दिखते हैं और वो प्रॉपरली उस सनलाइट से क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो ये जो कलर, इनके जो पिगमेंट्स है वो इवोल्यूशन से चेंज होते गए और अभी हमारे पास 3 तरीके के जो है एल्गे दिखाई देते हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। तो क्लोरोफाइसी बहुत ही, हम कह सकते हैं, नया है एज़ कम्पेयर टू रोडोफाइसी। रोडोफाइसी बहुत पुराना है और क्लोरोफाइसी बहुत लेटेस्ट है इन एल्गे। ओके, तो ये इनके कलर के ऊपर नाम है। तो जो क्लोरोफाइसी का जो कलर होगा वो किस कलर का होगा, वो ग्रीन कलर का होगा, तो इट इज़ ग्रीन। फियोफाइसी ब्राउन एंड रोडोफाइसी रेड। ओके, अब देखो एल्गे से ना बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, एल्गे से कुछ कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, एल्गे को खाया भी जाता है। तो एल्गे काइंड ऑफ अभी उसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर एल्गे खाया जाता है। धीरे धीरे अब इंडिया में भी उसे खाने की कोशिश की जा रही है, लोग खाते हैं। तो एल्गे बहुत ही अच्छा प्रोटीन सोर्स है जो बहुत बाद में लोगों को रियलाइज़ हुआ है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत अच्छा ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है, ये बहुत ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करता है। तो इसका एक इकोलॉजी की तरफ भी इम्पोर्टेंस है, इकोनॉमिकल भी है और इकोलॉजिकल भी है। तो पहले हम क्लोरोफाइसी क्लासेस के, ये जो क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी जो वर्ड्स हैं ये क्या है, ये क्लासेस हैं। ओके, तो पहला क्लास जो हम पढ़ेंगे वो क्लोरोफाइसी क्लास पढ़ेंगे। क्लोरोफाइसी, इसमें हमने कुछ 5-6 बातें याद रखने पे, जैसे क्लोरोफाइसी का सबसे पहले कॉमन नेम क्या होगा, तो कॉमन नेम ऑफ क्लोरोफाइसी इज ग्रीन एल्गे। फिर हम बात करते हैं कि ये मिलते कहाँ पर है, इनका हैबिटेट क्या है। ये ऑब्वियसली एक्वाटिक है, लेकिन एक्वाटिक में कहाँ पे मिलते हैं, तो ये हर जगह मिलते हैं। ये फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे, मरीन वाटर में भी मिलेंगे, इवन ब्रैकिश वाटर में भी मिलते हैं। व्हाट इज़ ब्रैकिश वाटर? ऐसा पानी जहाँ पर सॉल्ट का कंटेंट होता है लेकिन ओशन से कम होता है, तो ऐसे वाटर को ब्रैकिश वाटर कहा जाता है। तो फ्रेश वाटर में मिलेंगे, मरीन में मिलेंगे एंड देन ब्रैकिश वाटर में मिलेंगे। अब इनके अंदर पिगमेंट्स कैसे मिलते हैं, पिगमेंट्स की बात करते हैं। सो पिगमेंट्स, क्लोरोफाइसी ग्रीन कलर का, तो उसका इसके पास पिगमेंट कौन सा होता है, क्लोरोफिल ए एंड बी। सो दे हैव क्लोरोफिल ए एंड बी, ये पिगमेंट्स होंगे, इसलिए ग्रीन कलर का और ये फोटोसिंथेसिस कर पाता है। अब इनके पास इनका जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो कैसा होता है, तो रिजर्व फूड इज स्टार्च, क्योंकि फोटोसिंथेसिस कर रहे हो तो स्टार्च बनाएंगे, लेकिन स्टार्च पायरोनॉइड के स्ट्रक्चर में बंद होता है। ओके, तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है जबकि जिसके साइड साइड में तो प्रोटीन होता है लेकिन बीच में स्टार्च होता है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, पायरोनॉइड। इनका सेल वॉल कैसा होगा, सेल वॉल के बारे में बात करते हैं। जो सेल वॉल है वो सेलुलोज का बना होता है, सेल वॉल जो है वो सेलुलोज का बना होता है, जैसे नॉर्मल हमारे ट्रीज़ के होते हैं वैसे इनका सेल वॉल सेलुलोज से बना होता है। देन इनके रिप्रोडक्शन कैसा होता है, तो ये सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, असेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और वेजिटेटिवली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इनके अंदर हर तरीके का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मिलता है। इनके गैमेट जो है वो आइसोगैमस भी हो सकते हैं, ऊगैमस भी हो सकते हैं और या फिर अनआइसोगैमस भी हो सकते हैं। आइसोगैमस का मतलब होता है ऐसे गैमेट जो दिखते बहुत सिमिलर है, मतलब आप देख के नहीं पता लगा सकते कि विच वन इज़ मेल गैमेट एंड विच वन इज़ फीमेल गैमेट, तो ऐसे गैमेट को आइसोगैमस कहा जाता है। देन अगर किसी का गैमेट मतलब
सेम ही दिखते हैं बट साइज़ में थोड़े छोटे बड़े हैं, तो उसने कहा जाता है अनएसोगैमस। बस साइज़ में क्या है, थोड़े छोटे बड़े बट दिखते ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। और oogamous में क्या होता है कि oogamous में जो फीमेल गैमेट है, एग, वो बहुत बड़ा होता है और उसके सामने जो मेल गैमेट होता है वो बहुत छोटा होता है, जिसको आप इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो इनके गैमेट किसी भी तरीके से हो सकते हैं। इनके गैमेट के पास फ्लैजिला होता है, तो दे हैव फ्लैजिलेटेड मेल गैमेट या गैमेट्स आर फ्लैजिलेटेड। और जो फ्लैजिला है वो अपाइकल होता है। दैट मीन्स इफ दिस इज द गैमेट तो फ्लैजिला इस अपेक्स पे प्रेजेंट होगा। सो फ्लैजिलेटेड एंड अपाइकल, फ्लैजिला 2 से 8 के बीच में हो सकता है। अब इनके एग्जाम्पल की बात करें तो क्लोरोफाइसी में जो एग्जाम्पल बहुत सारे अलग अलग वेरिएशन दिखाते हैं। सो एग्जाम्पल, कैसे मिलेंगे, इनके पास कुछ माइक्रोस्कोपिक होते हैं और कुछ मतलब यहाँ पे जनरली क्लोरोफाइसी में सारे माइक्रोस्कोपिक ही हैं, थोड़े बहुत बड़े हैं। इनके अंदर कुछ कॉलोनियल एल्गे मिलते हैं जो कॉलोनीज़ में रहते हैं, उन्हें कहा जाता है वॉल्वॉक्स। देन कुछ फ्रैगमेंटेटेड होंगे, फ्रैगमेंट फॉर्म में होते हैं, जैसे कि हमारा स्पायरोगैरा, ओके, यूलोथ्रिक्स, दे आर फ्रैगमेंट, ओके, फ्रैगमेंट फॉर्म में रहते हैं या फिलामेंटस फॉर्म में रहते हैं। एल्गे एंड उलोथ्रिक्स। क्लैमाइडोमोनास है इसके एग्जाम्पल। देन इसमें कुछ कमर्शियली इम्पॉर्टेंट एल्गे भी आते हैं, तो कमर्शियली इम्पॉर्टेंट एल्गे, वो है क्लोरेला एंड स्पिरुलिना। देखो इनका क्या कमर्शियल इंपॉर्टेंस है कि इनको खाया जाता है, ओके। एंड देन जो स्पेस ट्रैवलर्स हैं हमारे एस्ट्रोनॉट, ये खाते हैं क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलता है, जो उनके डेली कंटेंट, जब उनको दिन में जो भी चीज़ें चाहिए, जितना न्यूट्रिशन चाहिए, वो क्लोरेला और स्पिरुलिना खाकर मिल जाता है, तो दे आर कमर्शियली इंपॉर्टेंट। तो ये था क्विक रिविजन क्लोरोफाइसी का। अब हम बढ़ते हैं फियोफाइसी की तरफ। अगेन जो पॉइंट्स हमने वहाँ पर लिखे वही एग्जैक्ट पॉइंट्स यहाँ पर लिखेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा यही था कि ये इनका कॉमन नेम क्या है, तो इन्हें कॉमनली कहा जाता है ब्राउन एल्गे। इनका हैबिटेट कहाँ पर मिलेंगे, ये सेम ज़्यादा करके ये मरीन वाटर में मिलता है, तो मोस्टली मरीन, ओके। वेरी रेयरली दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, वेरी रेयरली, दे आर मोस्टली मरीन। इनके पिगमेंट्स की बात की जाए अगर, पिगमेंट कौन कौन से होते हैं, तो इनके अंदर क्लोरोफिल ए होगा और उसके साथ साथ होगा क्लोरोफिल सी। तो क्लोरोफिल ए एंड सी, और साथ ही साथ एक और एक्स्ट्रा पिगमेंट होता है जिसके वजह से पूरा ब्राउन कलर आता है, उसे कहा जाता है फ्यूकोज़ैंथिन। इनके पास फ्यूकोज़ैंथिन भी होगा। ये हो गई बात। अब बात करते हैं इनका सेल वॉल किससे बनता है। तो इनका सेल वॉल बनता है सेलुलोज से और एल्जिन से। देखो एल्जिन एक कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, तो एल्जिन इज़ अ कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। इससे आइसक्रीम बनता है। मतलब जो एल्जिन है वो एल्गे से, एल्जिन एक बहुत ही कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है।
जनरली इससे आइसक्रीम्स एंड ऑल मिलते हैं बिकॉज इसके बनते हैं, इसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, इन्हें हाइड्रोकोलॉइडल भी कहा जाता है। तो इनसे आइसक्रीम बनता है। तो ये मतलब ऐसे एल्गे को कलेक्ट किया जाता है और इनसे एल्जिन एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ओके, देन हम बात करने वाले थे इसके गैमेट्स की। तो अगर हम गैमेट्स की बात करें, इसके गैमेट्स कैसे होते हैं? ऑब्वियसली फ्लैजेलेटेड होते हैं। ओके, उनके पास 2 फ्लैजेला होता है और वो जो फ्लैजेला है वो अपाइकल पे नहीं होते हैं, लैटरल साइड होते हैं और अनइक्वल होते हैं। तो गैमेट्स आर फ्लैजेलेटेड, अनइक्वल एंड लैटरल। तो अगर मैं इनका बनाऊँ गैमेट, तो गैमेट कुछ इस तरीके से दिखेंगे। यहाँ पर फ्लैजेला होगा, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, ठीक है। तो इनके गैमेट कुछ इस तरीके से बनते हैं। अगर इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो फ्यूफाइसी के एग्जाम्पल क्या क्या हैं? फ्यूकस, लैमिनारिया, देन आपका एक्टोकार्पस, सरगैज़म, ये सारे इसके एग्जाम्पल होते हैं। हाँ, इनके स्टोर्ड फूड की बात करते हैं, रिजर्व फूड की बात करते हैं। तो रिजर्व फूड मटेरियल, रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है वो होता है लैमिनारिन एंड मैनिटॉल, लैमिनारिन एंड मैनिटॉल। ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट ही हैं, उनके अलग अलग फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट के। देखो फ्यूफाइसी में ना थोड़ा सा जो एल्गे वो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएटेड हो जाता है। यहाँ पे फ्रॉन्ड होता है, स्टाइप होता है। तो यहाँ पर आपको फ्यूफाइसी में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएटेड एल्गे मिलेगा, जहाँ की क्लोरोफाइसी में इतना डिफ्रेंशिएटेड कुछ फॉर्म होता नहीं है, सिर्फ थैलस होता है जिसमें कुछ नहीं होता, दैट्स इट, थैलस। ओके, लास्ट एल्गे जो है वो हमारा है रोडोफाइसी। तो रोडोफाइसी की बात करते हैं। तो रोडोफाइसी का कॉमन नेम क्या है? तो कॉमन नेम इज, दे आर नोन एज रेड एल्गे। हैबिटेट कहाँ पर मिलेंगे? अगेन दे आर मरीन, वेरी रेयरली फाउंड इन फ्रेश वाटर, बट दे आर मरीन एंड दे आर फाउंड इन ब्रैकिश वाटर ऑल्सो। सो हैबिटेट इज मरीन। ओके, पिगमेंट्स कैसे होंगे इनके पास? तो अगेन इनके पास क्लोरोफिल ए होता है और डी होता है, बट जो रेड कलर है वो आता है फाइकोइरेथ्रिन के वजह से। तो इनके पास फाइकोइरेथ्रिन होगा, सो इनका रेड कलर इन्हें दिखता है अपीयरेंस में। पर फोटोसिंथेसिस ये क्लोरोफिल से ही करते हैं। तो क्लोरोफिल ए एंड डी, और साथ ही साथ क्या होगा? फाइकोइरेथ्रिन। देखो इरेथ्रिन का मतलब रेड होता है हमेशा। हम जब आरबीसी की बात करते हैं तो इन्हें इरेथ्रोसाइड कहा जाता है। तो यहाँ पर अगेन ये जो एल्गे है वो रेड कलर का है, तो उसके पिगमेंट का नाम क्या होगा? फाइकोइरेथ्रिन। ओके, इजी। इसके वजह से रेड कलर आता है। सेल वॉल, इनका जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बना होता है, पेक्टिन से बना होता है एंड पॉलीसल्फेट एस्टर से बना होता है, एंड पॉलीसल्फेट एस्टर से बना होता है। देखो सेलुलोज हमें पता है प्लांट में होता है, इवन पेक्टिन भी प्लांट में होता है। पेक्टिन क्या करता है? देखो पेक्टिन काइंड ऑफ एक जैसे फ्रूट है। जब कोई फ्रूट कच्चा होता है तो वो बहुत स्टिफ होता है ड्यू टू पेक्टिन, लेकिन जैसे फ्रूट पकने लगता है तो स्मूथ होते जाते हैं उसके वॉल्स। तो क्या होता है कि वो पेक्टिन डिज़ोल्व होने लगता है, और जैसे पेक्टिन डिज़ोल्व होता है फ्रूट भी सॉफ्ट होने लगता है। तो पेक्टिन काइंड ऑफ चीज़ों को टफ बना कर रखता है। तो जितने भी फ्रूट्स रॉ कंडीशन में होते हैं उनमें पेक्टिन का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है और वो एकदम टफ होते हैं। जैसे अगर हम आम की बात करें, कैरी की बात करें, तो जब कच्चा कंडीशन में होता है तो बहुत टफ होता है क्योंकि उसके अंदर पेक्टिन का अमाउंट ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे आम पकते जाता है उसकी आउटर वॉल सॉफ्ट होती जाती है क्योंकि वहाँ पे पेक्टिन डिज़ोल्व होते जाता है। तो पेक्टिन का काम ये होता है। सेलुलोज हमें पता ही है। देन अगर आगे चलते हैं हम किसके बारे में बात करेंगे? हम इनके रिजर्व फूड के बारे में बात करते हैं, या स्टोर्ड फूड मटेरियल।
वो होता है फ्लोरिडियन स्टार्च। लेकिन स्टार्च होता है। एग्जाम्पल्स, पहले हम रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं फिर एग्जाम्पल्स कि गैमेट कैसे होता है। गैमेट्स देखो, इनके गैमेट जो होते हैं वो नॉन फ्लैजेलेटेड होते हैं, तो गैमेट्स आर नॉन फ्लैजेलेटेड। तो हमेशा ये याद रखो कि रोडोफाइसी के गैमेट नॉन फ्लैजेलेटेड होते हैं, फ्लैजेला एब्सेंट होता है। बाकी क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी में फ्लैजेला होता है। क्लोरोफाइसी में फ्लैजेला अपाइकल होगा, फियोफाइसी में फ्लैजेला लैटरल होगा, रोडोफाइसी में फ्लैजेला एब्सेंट होगा। तो फ्लैजेला इज एब्सेंट, फ्लैजेला इज एब्सेंट, ऐसे गैमेट होंगे। ठीक है, अब हम इनके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स ये कुछ इनके एग्जाम्पल बहुत ईजी है, 2 पी से नाम है और 2 जी से। तो पॉलीसाइफोनिया, पॉरफायरा और जेलिडियम एंड ग्लासिरेलिया, सिंपल। तो पॉलीसाइफोनिया, पॉरफायरा, जेलिडियम एंड ग्रासिलेरिया। कमर्शियली इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट, इनसे जो कमर्शियली इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट मिलता है उसे कैरेजिन कहा जाता है और अगार भी कहते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम अगार के बारे में बात करते हैं। कमर्शियली इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट इज अगार। अगार का नाम हमने बहुत बार सुना होगा। अगार जो जनरली लैब्स में यूज़ होता है, जितने भी माइक्रोबायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसमें अगार यूज़ किया जाता है टू ग्रो बैक्टीरिया। तो अगार एज अ न्यूट्रिएंट मीडियम यूज़ किया जाता है लेबोरेटरीज़ में। देन अगार बहुत ज़्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज़ किया जाता है। अगेन जेली बनाना है, आइसक्रीम बनाना है तो उसमें अगार यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर भी क्या होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है। तो इसकी वजह से ये सारे काम करता है। तो अगार जो है वो जनरली कौन से 2 अलगे से मिलता है, तो वो जेलेडियम से मिलता है और ग्रासिलेरिया से मिलता है। तो अगार एक कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। पता चल गया कि कहाँ पे लैब्स एंड ऑल में काम करता है। देखो इजी था एल्गे। एल्गे में कोई भी ऐसी बड़ी चीज़ थी, ऐसी नहीं थी जो तुम्हें समझ में ना आए। तो तुम अगर सारे चैप्टर ऐसे इजीली समझना चाहते हो तो वीडियोस को देखा करो, आपको सारे चैप्टर, ये सारे टॉपिक कंसेप्ट इतने इजीली समझ में आएंगे। तो इसके लिए वीडियोस देखो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ओके। और नेक्स्ट वीडियो के लिए मतलब ट्यून रहो, बिकॉज हम नेक्स्ट वीडियो में आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।